Hello everyone, जय हिंद. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो गाइज, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा SBI क्लर्क का एग्ज़ाम कैसा रहा, कौन से शिफ्ट में था और कितने अटैम्प्ट हुए एंड कैसा था पूरा पेपर का लेवल, और क्या क्या बच्चे जो आगे कर रहे हैं तैयारी उनको ध्यान रखना चाहिए जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरे लखनऊ में पेपर था. 10th ऑफ अप्रैल को मेरा पेपर था. 10th ऑफ अप्रैल को मेरी सेकंड शिफ्ट थी 12:30 वाली. तो उसमें मैं सबसे पहले एक एक सेक्शन के हिसाब से आना चाहूँगा. सबसे पहला सेक्शन खुला GS एंड GS वॉज हिलेरियस. मतलब एक बंदा बैंक में क्या ही प्रिपेयर करके जाता है. इतना डीप करंट अफेयर कोई एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था कि इस तरह से आएगा. एक्चुअली करंट अफेयर डीप नहीं था. प्रॉब्लम हम लोग को डीप वालों को नहीं होती है, क्योंकि बैंक में करंट अफेयर आता ही ऐसे है. ऊपर ऊपर से हम लोग पढ़ के भी नहीं गए थे. बट द प्रॉब्लम इज रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक जो बैंक एग्जाम्स की होती है उससे पूरी तरीके से अलग था पेपर. मैं फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैंने क्वेश्चन देखे हैं, और फर्स्ट शिफ्ट का मैं ये नहीं बोलूँगा ईजी है या अदर शिफ्ट का ईजी है. मैं सिर्फ अपनी शिफ्ट का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. सो मेरा जो एक्सपीरियंस ये रहा कि मैंने GS खोला और GS के मैंने शुरुआत के 5 क्वेश्चन देखे तो मुझे समझ में आने लगा पेपर वॉज नॉट दैट ईजी. उसके बाद ये था मेरा स्ट्रैटेजी, ये थी कि मैं पूरे 50 क्वेश्चंस तक गो थ्रू करूंगा, और जो मुझे 95 to 100% श्योर है क्वेश्चंस, पहले मैं उनको पिक करके कर लूंगा, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि कम से कम मेरे इतने मार्क्स तो आ रहे हैं. ठीक है. मैं 50 क्वेश्चंस तक मैं गया तो मुझे समझ में आ गया कि भाई ये GS ले ली, मेरी लिटरली ले ली, ऐसे मुझे लगा. मैंने GS सेक्शन अपना अटेम्प्ट किया. फर्स्ट गो में मैं शायद 12 क्वेश्चंस कर पाया था. हाँ जी, सिर्फ 12 क्वेश्चंस कर पाया था 50 क्वेश्चंस में से. उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू किया था जो मुझे लग रहा था मैंने पढ़ रखा है और उनको मैं कर लूँगा. ठीक है. एक बेसिक सेंस ऑफ ह्यूमर नाम की चीज़ होती है जिस पे मुझे थोड़ा सा भरोसा था, और ऐसे पेपर में आप और चीज़ कर भी कह सकते हो. आपको यही चीज़ लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके अटेम्प्ट कम रहेंगे तो आप वैसे ही रेस से बाहर हो. लोग बोलते हैं ना अटेम्प्ट कम कर लो, वो चीज़ होती है. ऑनेस्टली मैं बताऊं, नहीं होती है. बिकॉज कट ऑफ उसके हिसाब से नहीं वेरी करेगी. ये बात आप मान लो. स्पेशली मैं यूपी की बात कर रहा हूं. कट ऑफ जैसी थी वैसी ही जाएगी. 1-2 नंबर का हेर फेर होगा, लेकिन कट ऑफ में कोई चेंज नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू मी. अगर कम हो जाती है तो वो मेरे लिए और हम सबके लिए अच्छा है. बट मैं ये लेके चल रहा हूं कि भाई कट ऑफ कम नहीं जाएगी. ठीक है. तो मैंने GS किया. सो GS में मैंने 12 क्वेश्चन सबसे फर्स्ट गो में किए. उसके बाद मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चन जैसे थे एक UPI वाला क्वेश्चन था, मार्केट कैप वाला. कुछ क्वेश्चंस थे डुएबल थे. 5-6 क्वेश्चंस तो मैं बोलूँगा आराम से कोई बंदा कर सकता था, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. जैसे UPI वाला क्वेश्चन था. एंड M से जो एक स्टैंड आया था ना कि M स्टैंड फॉर मोनेटाइजेशन, आई थिंक स्टॉक एक्सचेंज से क्वेश्चन था. MSC में M स्टैंड फॉर. ये 2 क्वेश्चन हो गए. तीसरा क्वेश्चन से एक था कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करके कोई क्वेश्चन आया था. आई थिंक वो भी जो बंदा तैयारी कर रहा होगा उसको परसेंटेज थोड़ा थोड़ा पता होगा. ठीक है. बाकी ऐसे ही मैंने 2-3 क्वेश्चंस देखे थे, तो 5-6 क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं थी. लाइक एक आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट वाला क्वेश्चन था जो, ठीक है, जिसमें 150 डेस्टिनेशन ग्लोबली. तो ऐसे करके 6-7 क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा. लेकिन उसके बाद आप एक भी क्वेश्चन जो कर रहे होगे वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि स्टैटिक GK आया था, और स्टैटिक GK अच्छा खासा लेवल का आया था. ये नहीं था कि स्टैटिक GK आप ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओ एंड न्यू टिक करके निकालो. इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी. इट वॉज मॉडरेट टू हार्ड साइड फॉर मी. सो मेरे GS में अटैम्प्ट रहे 27. मैंने GS में 27 अटैम्प्ट किए हैं. उसमें से मेरे बहुत सारे गलत होंगे, आई नो, बट एट द एंड 27 अटैम्प्ट हुए हैं. अब देखते हैं आगे क्या होता है. उसके बाद मेरा सेक्शन खुलता है इंग्लिश का. इंग्लिश का सेक्शन खुला तो इंग्लिश में पैरा जंबल नहीं आए थे. इंग्लिश में आपका सबसे पहले मैंने देखा एरर करेक्शन आए थे, जो मिस स्पेल्ट वर्ड होते हैं और ग्रामेटिकली इनकरेक्ट वर्ड साथ में थे. वो इसके 4-5 क्वेश्चंस थे. तो इंग्लिश में मेरा ये स्ट्रैटेजी थी. इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. आई एम ऑन एवरेज साइड अगर इंग्लिश की बात करें तो मैं इंग्लिश में वो क्वेश्चंस पहले पिक करता हूँ जिससे मुझे पता है कि इससे मार्क्स आराम से गेन किए जा सकते हैं.
तो मैंने इंग्लिश में सबसे पहले वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चन किए, देन उसके बाद एरर करेक्शन के कुछ क्वेश्चंस आए, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस डुएबल लग रहे थे और कुछ क्वेश्चन ऑब्वियस ही बात है मेंस है तो मेंस के लेवल का तो थोड़ा तो पेपर होगा ना, हलवा पेपर तो नहीं देंगे वो। तो थोड़े क्वेश्चंस थे जो मुझे टाइम लग रहे थे, बट हाँ उसको भी मैंने अटेम्प्ट कर लिया। ले देखे 7-8 क्वेश्चन पहले मैंने यहाँ से किए, देन उसके बाद एक क्वेश्चन नहीं आता है जो मैच करना होता है सेंटेंसेस को इससे लेकर के उससे AFBD वाले, देन वो क्वेश्चंस थे जो कुछ कुछ बन जा रहे थे। इन क्वेश्चंस को करने के बाद फिर मैंने उठाया क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट भी मेंस में कैसा आता है कि अगर एक फिलर है तो उसके साथ 3 ऑप्शंस होंगे और 3 में भी 2-2 पेयर होंगे कि लाइक ये पेयर आपका बनना चाहिए। तो वो पेयर जो होंगे वो बताना था कि कितने पेयर सही हैं। इस टाइप का क्लोज टेस्ट आया था कि 3 क्वेश्चंस होंगे तो ओनली 1 1 2 2 3 ऑल 3। तो उसमें पहला वाला और दूसरा वाला दोनों आपको देखकर बताना था कि वो ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो क्लोज टेस्ट करने के बाद मैंने पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक तो जो था वो मॉडरेट साइड पे था फॉर मी, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। एक मुझे डुएबल लगा, एक मुझे डुएबल। पैसेज के बाद मैंने देखा कि उसमें ईडियम फ्रेसेस के क्वेश्चन आए थे, तो मैंने ईडियम फ्रेसेस के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट किया। ईडियम ठीक ठाक थे, मतलब ईडियम वाले आप कर सकते हो। जैसे एक आपका आया था टिप ऑफ द आइसबर्ग आया था, एंड ऑन थिन आइस, स्केटिंग ऑन थिन आइस करके था एक, मतलब वो सब पढ़े हुए थे तो वो सब भी हो गए थे। तो इंग्लिश मैंने बोला ओवरऑल इजी टू मॉडरेट, इजी तो नहीं बोलूंगा मैं, मॉडरेट बोलूंगा। सो मॉडरेट इज द परफेक्ट वर्ड, ना हार्ड ना इजी, इट वॉज मॉडरेट। सो इंग्लिश वॉज मॉडरेट। तो इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट किए हैं 29, ठीक है। उसके बाद मेरा खुलता है क्वांट सेक्शन। सो क्वांट मेरी कंपेरेटिवली इन चारों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्वांट मैंने जब से सबसे पहले बोला तो सबसे पहले आ गए अरिथमेटिक के क्वेश्चंस, और अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे डुएबल। मुझे अरिथमेटिक ठीक ठाक लगती है, मेरी अरिथमेटिक अच्छी है, तो मैंने अरिथमेटिक के क्वेश्चन को किया नहीं। रिमेंबर, अगर आपकी अच्छी अरिथमेटिक तब भी आप उसको पहले मत उठाओ, क्लर्क के पेपर हो या PO का पेपर हो। अगर आपकी अरिथमेटिक अच्छी है, मार्क फॉर रिव्यू करो, आगे बढ़ो, स्पीड मैथ्स देखो, DI देखो, DI के क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करो। एंड सबसे पहले अगर क्वेश्चन करना है तो वो करो वन लाइनर्स, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले वन लाइनर्स को देखा, तो सबसे पहले मेरे पास आया वो जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, इक्वेशन कंपैरिजन। इक्वेशन कंपैरिजन के क्वेश्चंस थे 3-4 थे, डुएबल थे, 1-2 फंसाने वाले थे। और मेंस का पेपर है तो उतना तो देगा भाई, अब कोई हलवा पेपर तो देगा नहीं, ठीक है। तो इतना तो एक्सपेक्ट करके जाओ आप। तो 1-2 आपके ऐसे थे फंसाने वाले, वो भी थोड़े बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फंसाएंगे। जो बंदा प्रैक्टिस किया है, जो बंदे की मैथ्स थोड़ी भी ठीक ठाक है, वो उसको क्रैक कर लेगा। इक्वेशन वाले क्वेश्चन हो गए, पहले मैंने वहाँ से उठाए। उसके बाद मैंने देखा DI आई थी, तो 3 DI थी। एक पाई चार्ट वाली थी, एक आई थिंक केसलेट DI थी, और एक लाइन वाली DI थी। तो DI को मैंने देख लिया, ऊपर ऊपर से ओवरव्यू ले लिया, तो मैंने देखा हाँ DI है, इसमें से एक तो डुएबल है। तो मैंने एक DI जो थी वो डुएबल थी, बाकी मैंने बोला कि आगे चल के देख लेंगे, क्योंकि अभी पूरा पेपर बचा था, आधा पेपर ही मैं गया नहीं था। तो मैंने कहा पूरा पेपर एक बार देख लेते हैं, देन उसके बाद से मैं डिसाइड करूंगा मुझे कैसे क्या क्वेश्चन को सीक्वेंसली करना है। आगे जाके मैंने देखा सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन आया था, सबसे पहले मैंने उसको निपटाया। अच्छा, जब आप पेपर को चल रहे हो ना, पेपर के साथ साथ, तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे अरिथमेटिक या किसी भी चीज़ के जो आप फटफट कर सकते हो। तो अगर वो आपके सामने आए ना, तो आप उसमें इंतजार मत करो, उसको मार्क फॉर रिव्यू मत करो। अगर आपको लगता है क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा तो कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करो। अरिथमेटिक को मैं इसलिए मार्क फॉर रिव्यू बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वो फंस गया ना तो वो टाइम खाएगा, तो आप उसको उठाओ, बट बाद में उठाओ, ठीक है। उसके बाद मैंने वन लाइनर्स क्वेश्चन जितने सारे निपटा दिए। लाइट चली गई है तो आवाज़ आई होगी आपको इन्वर्टर की। तो सारे, ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस करने के बाद मैं आया DI पे। DI जब आया तो मैं DI एक जो थी आपकी केसलेट वाली DI थी, आई थिंक, हाँ केसलेट वाली थी, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ पूछे गए थे और वो अलग अलग स्कूल थे, आई थिंक वो था। तो वो आराम से डुएबल था, बहुत आराम से हो गया था। और उसके 4 क्वेश्चन थे, आई थिंक 4 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आपका बड़ा होता ही है DI में, और वो आपका थोड़ा सा कनेक्ट करवाता है चीज़ों को।
तो बाकी 3 से 4 क्वेश्चन थे उसमें, तो एक क्वेश्चन ऐसा था आया था, बाकी सारे डुएबल थे, तो वो सारी डीआई निपटाई। अच्छा, मैंने इसके बाद अरिथमेटिक को उठाया। अब आप बोलोगे आपने डीआई क्यों नहीं उठाई, डीआई थी तो मैं डीआई पे श्योर नहीं था उतना, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, लेकिन अरिथमेटिक मैंने देखी थी, अरिथमेटिक के लाइन से 7 से 8 क्वेश्चन मैं खींच लूंगा। तो मैंने ये सोचा कि जो मुझे पता चल रहा है 7 से 8 क्वेश्चन कि मैं खींच लूंगा, तो मैं डीआई पहले नहीं उठाया। इसका अलग अलग कोई भी रीजन हो सकता है, किसी को डीआई पहले करना होता है, मेरा ये था कि मैं अरिथमेटिक करूंगा इसके बाद। ठीक है, मैंने अरिथमेटिक के क्वेश्चन उठाए, अरिथमेटिक के क्वेश्चन आराम से हो गए, मतलब मैं बोलूंगा हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, बट मैं उसको करने का तरीका बताता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कैलकुलेटिव लगे तो आप ऑप्शन पकड़ो, ऑप्शन से करोगे क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा आराम से। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक है आप पकड़ लोगे। मैंने क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस भी किए, उसी के साथ अरिथमेटिक में ही था वो भी, और अरिथमेटिक निपटा दी। सो ओवरऑल मैं क्वांट का सेक्शन बोलूंगा तो वो इजी टू मॉडरेट साइड बोलूंगा, इजियर साइड पे ठीक ठाक था, क्योंकि जिसकी मैंने देखा क्वांट कह रहा था भाई मेरी मॉडरेट है, मतलब मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, उसके भी 20-25 अटेम्प्ट किए है वो। क्वांट ही ऐसा सेक्शन था मेंस के पेपर में जो आपको नंबर देगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। सो मेरे क्वांट में अटेम्प्ट रहे 30, जो कि एक अच्छे और डिसेंट अटेम्प्ट हैं। अगर एक्यूरेसी के साथ मैंने किए हैं तो मुझे लगता है आधे पेपर की कट ऑफ तो क्वांट ने ही निकाली है। तो मैं उस चीज़ से कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ भाई क्वांट अच्छा आया था, और यही पेपर का बैलेंस होता है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ रीजनिंग पे। रीजनिंग सेक्शन मैंने खोला तो रीजनिंग में सबसे पहले तो भाई आएगी खूब सारी पजल। तो पजल आएंगी, पजल को आपको करना नहीं है, पहले पहले पजल को नहीं करना है। सबसे पहले आप वही मैंने चीज़ बताई जो क्वांट में बताई थी, जो डुएबल क्वेश्चंस लग रहे हैं सबसे पहले उसको निपटाने होते हैं मेंस के पेपर में। नहीं तो अगर आप एक चीज़ में फंस गए तो आप वहाँ से निकलना एक तरीके से इम्पॉसिबल ही समझो, क्योंकि वो माइंडसेट वहाँ पर टाइम गया तो आपका पूरा पूरा मोराल डाउन हो जाएगा। तो अपने मोराल को आपका निकले, सबसे पहले वो क्वेश्चन करो जो आराम से हो जाए। तो रीजनिंग मैंने सबसे पहले देखा तो इनपुट आउटपुट था, पजल खुली, इन सबको मैंने स्किप किया, एंड सबसे पहले मैं आया आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग किया मैंने। कोडिंग डिकोडिंग ईजी नहीं था, बट हाँ मैंने उस समय जब देखा तो वो फर्स्ट गो में नहीं हुआ, लेकिन मैंने कोडिंग डिकोडिंग किया था, बाद में किया था, शुरुआत में नहीं किया था, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन मेंस में ठीक ठाक लेवल के आते हैं। इनपुट आउटपुट जो था वो भी डुएबल आया था, तो मैंने इन सबको मार्क फिर रिव्यू किया। अभी मैंने किया सबसे पहले क्या किया, मैंने आपका डेटा इंसफिशिएंसी, मेरे सामने पड़ी डेटा इंसफिशिएंसी, मैंने उसको निपटाया, क्योंकि वो लेंथ में भी ठीक ठाक लग रहे थे और वो आराम से हो जा रहे थे। डेटा सफिशिएंसी करने के बाद मैंने सिलोजिज्म आया। सिलोजिज्म जो था वो प्री लेवल का था, स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड फटफट हो जा रहे थे, मैंने वो देखा, उसको किया। उसके बाद मैंने एक पजल देखी, तो वो ईयर वाली पजल थी, और उसमें आपके 8 लोग थे शायद, और वो लोग एक एक वेरिएबल था, उन लोग को कोई आई थिंक फ्रूट पसंद था, तो उस हिसाब से वो पजल थी। तो मैंने कहा हाँ ये मैं उठा सकता हूँ। अभी मैंने उठाई नहीं है पजल, ठीक है, मैंने बोला हाँ अगर पजल उठानी होगी सबसे पहले मैं इसको देखूंगा, क्योंकि ऐसे पजल की उन्होंने प्रैक्टिस फ्री में आराम से कर रही है। उसके बाद मैंने देखा कुछ क्वेश्चंस आए थे क्रिटिकल रीजनिंग के। अब मैंने उसके पहले सोचा कि क्रिटिकल रीजनिंग करूँ या पजल करूँ, तो मैंने कहा चलो पजल पे जाते हैं। अब आप जब पजल पे जा रहे हो तो एक कॉन्फिडेंट होने चाहिए आप उस पजल को करने के लिए, सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस चाहिए उस पजल के लिए। नहीं तो मेंस में अगर आप पजल उठा रहे हो और आप ऐसे कर रहे हो हाँ यार कर लेंगे, नहीं कर पाओगे, टू बी ऑनेस्ट नहीं कर पाओगे। ये लेके चलो जा रहा हूं, वो पजल करूंगा, आराम से सुनना, आराम से करना, पजल हो जाएगी। ठीक है, पजल मैंने उठाई भाई, पजल ठीक ठाक लग रही थी, बनाता गया बनी। तो पजल में ना मेरी एक कंडीशन जो थी आई थिंक वो गलत थी, उस चक्कर में 1 से 2 क्वेश्चन में मुझे आंसर लग रहा था डाउट, जो मुझे लगा मैंने पजल सेट कर लिया, एक कंडीशन तो कहीं लग रही थी। और पता है क्या होता है पजल में, आपके सामने आपकी गलती होगी बट आपको दिखेगी नहीं। उस समय क्या करना है, उस समय स्किप करना उस जगह को, वहां से निकलना इज द बेस्ट ऑप्शन। मैं ये नहीं बोल रहा हूं पेपर में छोड़ के आओ, वहां से उस समय निकलो और बाद में उस पे आओ, और आप आराम से कर लोगे, ये मैं बता रहा हूं। मैंने पजल बना ली, उसके 4 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन परफेक्टली मुझे पता है कि वो सही है। तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन में डाउट लग रहा था, क्योंकि वही आपका एक गलत वाली कंडीशन से थोड़ा सा मिसमैच कर रहा था। मैंने भाई उस क्वेश्चंस को अभी के लिए छोड़ दिया, आगे मैं क्रिटिकल की तरफ गया। रीजनिंग बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी मेरी इस समय, मतलब 12 अटेम्प्ट हुए थे रीजनिंग में अभी तक मेरे,
तो मुझे ये लग रहा था हाँ भाई रीजनिंग भी अच्छे लेवल की आई है। उसके बाद मैंने क्रिटिकल को उठाया, क्रिटिकल रीजनिंग करी। मेरे पास 20 से 25 मिनट थे, मैंने क्रिटिकल रीजनिंग करी। क्रिटिकल रीजनिंग से करते करते मेरे अटैम्प्ट हुए, तो मैंने उसके बाद पज़ल को उठाया वाली, और मैंने देखा कि उस पज़ल में लास्ट लाइन जो थी उसमें आई थिंक डिफरेंस बोला था, एंड मैं उसको सम ले रहा था। दैट्स वाई उसमें जो ईयर का जो था वो दोनों ही मैच हो जा रहा था। प्रॉब्लम ये भी होती है मीन्स में कि आप जो गलत कंडीशन कर रहे होगे ना, तो वो लोग वो गलत कंडीशन को भी अप्लाई करवाते हैं कि वो भी आपका आराम से बन जाए, तभी आपका तो अभी तो गलत होगा ना। अगर वो बनेगी नहीं तो आप तुरंत पढ़ लोगे। तो वो दोनों बन जा रही थी। एंड उसके बाद मैंने अपनी गलती देखी, तो गलती देखी, सही कर लिया, बट पजल का जो लास्ट क्वेश्चन था वो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया। मैं सिर्फ उस पजल में 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। तो ओवरऑल रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट रहे 22, और ओवरऑल अगर अटेम्प्ट की बात करोगे तो मेरे 108 अटेम्प्ट्स हैं। इस शिफ्ट के हिसाब से ये ठीक अटेम्प्ट्स हैं। अगर ये एक्यूरेसी बचा ली तो मेरे पेपर निकलने के चांसेस ठीक ठाक है। मैं टू बी ऑनेस्ट कोई उम्मीद लेके नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखा है मैंने कि भाई आप जो उम्मीद लेके जाओगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड हिट करता है जब आपका नहीं होता है। मैं अभी आगे और प्रिपरेशन आगे एग्ज़ाम्स की कर रहा हूँ। अब इस पेपर को दे दिया तो मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया है। अब इसका रिजल्ट आएगा तो आगे इसकी चीज़ें देखी जाएंगी। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोगों का कैसा गया पेपर। आई होप ये वीडियो आप लोग को रिलेवेंट लगी होगी। ओवरऑल अगर मैं पेपर की बात करूँ तो इट वॉज मॉडरेट टू हार्ड साइड। तो अगर पेपर आप बोलोगे नॉर्मलाइजेशन, हाँ जी नॉर्मलाइजेशन तो होना चाहिए, क्योंकि ये पेपर की शिफ्ट ईजी नहीं थी। प्लीज़ आप लोग अपने कमेंट्स में अपने अटेम्प्ट बताना कैसा रहा आपका पेपर, और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने मार्क्स, और अपने अपने जोन के साथ करना। चलो मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। बाय।